मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का सांगली आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम जो है भूगोल के अंतर्गत प्रवास के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रवास या अंग्रेजी में हम इसको है माइग्रेशन। जैसा कि सभी को पता है, माइग्रेशन का हिंदी में अगर शब्द अर्थ ले तो स्थानांतरण। स्थानांतरण का तात्पर्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो प्रवास का अर्थ होता है किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा अपना उद्गम स्थान छोड़कर गंतव्य स्थान की ओर पलायन करना प्रवास कहलाता है। तो प्रवास की परिभाषा क्या रहेगी? किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा अपना उद्गम स्थान छोड़कर गंतव्य की ओर पलायन करना प्रवास या प्रवासन कहलाता है। अब देखिए, इस परिभाषा में दो प्रमुख बात आई है। एक आया है उद्गम स्थान और दूसरा आया है गंतव्य स्थान। उद्गम स्थान का तात्पर्य ऐसा स्थान, वह स्थान जहां किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है या जहां का वह मूल निवासी है, उस स्थान को छोड़कर गंतव्य स्थान की ओर चला जाना। गंतव्य स्थान का तात्पर्य जहां व्यक्ति अपनी जन्मभूमि को छोड़कर अन्य किसी स्थान पर काम करने की लालसा में चला गया है, वह स्थान गंतव्य स्थान कहलाता है। और इससे ही जो है प्रवास या प्रवासन। कभी कभी एग्जाम में जो है प्रवास के स्थान पर प्रवासन दे दिया जाता है और विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं, इसलिए प्रवास या प्रवासन दोनों एक ही होते हैं। तो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा अपना उद्गम स्थान छोड़कर गंतव्य स्थान की ओर चले जाना या पलायन करना प्रवास कहलाता है। ये प्रवास की परिभाषा थी और एग्जाम में पूछा भी जाता है काफी बार। अब बात करें हम प्रवास के भेद की। प्रवास के भेद, तो प्रवास के दो भेद होते हैं। एक होता है उत्प्रवास और दूसरा होता है अप्रवास। एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न भी देते हैं कि प्रवास के भेदों को बताइए, या फिर इसको ज्यादा घुमाकर उत्प्रवास और अप्रवास में अंतर पूछ लिया जाता है कि दोनों में अंतर बताइए। तो हम दोनों में अंतर पता होना चाहिए कि प्रवास क्या है, उत्प्रवास क्या होता है और अप्रवास क्या होता है। पहले बात करें हम उत्प्रवास की। तो उत्प्रवास का तात्पर्य होता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा अपने उद्गम स्थान को त्याग कर कहीं अन्य स्थान की ओर चले जाना। उद्गम स्थान को त्याग करना अर्थात स्थानांतरण की वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर पलायन करता है। इसकी परिभाषा क्या बनाएगी?
स्थानांतरण की वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर पलायन करना। जैसे यूरोप से भारत, यूरोप से उत्तरी अमेरिका। तो जहां से व्यक्ति ने अपना उद्गम स्थान छोड़ दिया है, अर्थात वो यूरोप का व्यक्ति है और यूरोप का व्यक्ति वो भारत आ गया है, तो वो जहां से अपना स्थान छोड़ा है, तो स्थान क्या छोड़ा है? यूरोप से कहाँ आ गया है? भारत में। तो जहां से यूरोप को उस व्यक्ति ने छोड़ा है, तो यूरोप के लिए वह व्यक्ति क्या हो जाएगा? उत्तर प्रवासी, क्योंकि इसने अपना उद्गम स्थान छोड़ दिया है। बात है हम आगे आप्रवास के बारे में। आप्रवास, तो आप्रवास से तात्पर्य आगमन की वह प्रक्रिया, आगमन की वह प्रक्रिया आगमन की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा आगमन की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति बाहरी क्षेत्र से आकर बस जाता है। आगमन की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति बाहरी क्षेत्र से आकर बस जाता है, आप्रवास कहलाता है। अर्थात इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति ने अपना उद्गम स्थान छोड़ दिया, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था उत्प्रवास में कि कोई व्यक्ति जो है अपना उद्गम स्थान छोड़ दिया है, जैसे यूरोप से अपना उद्गम स्थान छोड़ कर वो भारत की ओर चल रहा है, तो यूरोप के लिए वो व्यक्ति उत्प्रवासी हो गया। अब आ रहा है भारत में, आगमन कहाँ हो रहा है? आगमन हो रहा है भारत में, इसलिए भारत के लिए ये व्यक्ति क्या हो जाएगा? अप्रवासी। तो हम एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका में फ्रांस, जापान, ब्रिटेन, भारत आदि से आप्रवास हुआ है। तो इस प्रकार ये जो है उत्प्रवास और आप्रवास में विभेद है, अंतर है। आगे बात करें हम प्रवास के
कारकों के बारे में, या यूं कहे कि प्रवास के पक्ष, प्रवास के पक्ष। विद्वानों ने प्रवास के कई पक्ष माने हैं, लेकिन अधिकांश विद्वानों का मत है कि प्रवास के 5 पक्ष होते हैं। प्रवास के 5 पक्ष होते हैं। उनमें से पहला पक्ष है देश पक्ष, अर्थात देश के आधार पर प्रवास। अब इसमें भी अलग अलग विभेद बताए गए हैं, कुल मिला के 4 विभेद बताए गए हैं देश के आधार पर। पहला होता है अंतरराष्ट्रीय प्रवास। अंतरराष्ट्रीय प्रवास का मतलब होता है एक देश से दूसरे देश की ओर पलायन कर जाना, या एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप की ओर पलायन कर जाना। अंतरराष्ट्रीय प्रवास या अंतर महाद्वीपीय प्रवास कहलाता है। यह है दूसरा। अंतर महाद्वीपीय का मतलब होता है एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप की ओर पलायन करना। जैसे यूरोप महाद्वीप से लोग उत्तरी अमेरिका की ओर पलायन किए। अंतरराष्ट्रीय में जैसे भारत से कनाडा, कनाडा से भारत, अमेरिका से चाइना, या चाइना से अमेरिका, तो अंतरराष्ट्रीय हो जाएगा। अंतर महाद्वीप का मतलब होता है एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, जैसे यूरोप से एशिया महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पलायन। ये जो है अंतरराष्ट्रीय प्रवास के उदाहरण है। बात करें इसी के अंतर्गत तो आता है अंतरराज्यीय प्रवास। अंतरराज्यीय प्रवास में एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर पलायन करना। अर्थात कोई देश है, उस देश में कई राज्य होते हैं, उन राज्यों में लोगों का एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर प्रवास करना अंतरराज्यीय प्रवास कहलाता है। बात आती है प्रवास की, तो व्यक्ति प्रवास क्यों करता है? कोई व्यक्ति अपना उद्गम स्थान छोड़कर क्यों जाना चाहेगा? है ना? यदि जब उसको अपने घर पर ही जब सारी सुविधाएं मिल जाए तो व्यक्ति बाहर नहीं जाता। लेकिन व्यक्ति बाहर जा रहा है तो कोई ना कोई कारण होगा, कोई रीजन होगा। बिना कारण, बिना रीजन के व्यक्ति प्रवास नहीं करता है। तो प्रवास के कई सारे कारण होते हैं। प्रवास जो है कई परिस्थितियों में किया जाता है। कई लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो है एक राज्य से दूसरे राज्य या एक देश से दूसरे देश जाते हैं। कोई लोग व्यवसाय के लिए जाते हैं, कोई नौकरी प्राप्त करने के लिए जाते हैं, कोई अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के जाते हैं। जैसे गांव में पढ़ाई का स्तर इतना नहीं होता तो लोग गांव से शहरों की ओर पलायन करते हैं, प्रवास करते हैं। अब बात करें स्थानीय। स्थानिक प्रवास। स्थानिक प्रवास का अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा किसी स्थान विशेष में प्रवास करना। जैसे कोई व्यक्ति काम करने के लिए एक गांव से दूसरे गांव की ओर पलायन करता है,
एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर पलायन करता है। तो इस प्रकार का प्रवास जो है स्थानिक प्रवास कहलाता है। आगे हम बात करें स्थानिक प्रवास के बाद जो है, आगे हम बात करें प्रवास के पक्ष के अंदर, तो काल के पक्ष के आधार पर या काल के आधार पर काल पक्ष या काल पक्ष के आधार पर अर्थात समय के अनुसार प्रवास किस प्रकार का होता है। समय के आधार पर प्रवास को जो है हम कह सकते हैं कि दीर्घकालीन प्रवास अर्थात लंबी अवधि या दीर्घ अवधि के लिए दैनिक प्रवास अर्थात सुबह काम करने गए और शाम को वापस घर की तरफ लौटकर आ गए, या सामयिक प्रवास अर्थात ऋतु के अनुसार या समय के अनुसार जो प्रवास किया जाता है वो सामयिक प्रवास के अंतर्गत आता है। और ये जो है भाग काल पक्ष के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करते हैं। अब इससे हम आगे बात करें तो कारण पक्ष के आधार पर, कारण पक्ष के आधार पर प्रवास की बात करें तो कोई भी व्यक्ति किसी न किसी कारणवश प्रवास करता है, बिना कारण के प्रवास नहीं किया जा सकता। तो प्रवास में कई ऐसे कारण हो सकते हैं जिसके कारण व्यक्ति के द्वारा प्रवास किया जाता है। जैसे बात करें हम इसके अंतर्गत तो भौतिक कारण अर्थात किसी क्षेत्र की जलवायु, वहां का रहन सहन, खान पान, वहां की भौगोलिक परिस्थितियां आदि उसके अनुकूल नहीं हो, या पहले अनुकूल थी अब अनुकूल न हो, तो वो व्यक्ति उस स्थान को त्याग कर अन्य स्थान की ओर गमन कर जाता है। इसी में हम बात करें तो आर्थिक कारक, सामाजिक कारक, धार्मिक कारक, राजनीतिक कारक। आर्थिक कारक अर्थात रुपये पैसे काम धंधा से संबंधित है। प्रत्येक व्यक्ति जो है अधिक बेहतर जीवन जीने के लिए ज्यादा रोजगार प्राप्त करना चाहता है या अच्छा रोजगार प्राप्त करना चाहता है, इसीलिए एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गमन करता है। अधिकांश गांव के ग्रामीण लोग जो है गांव से शहरों की ओर पलायन इसी उद्देश्य से करते हैं कि उनको बेहतर रोजगार मिलेगा। जितना बेहतर रोजगार मिलेगा उतनी उनकी आमदनी में फायदा होगा, और जितनी उनकी आय में वृद्धि होगी उतना ही जो है वे लोग अपना अच्छे से विकास कर पाएंगे। सामाजिक कारक, धार्मिक कारक और राजनीतिक कारक भी जो है प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक कारण में शामिल है। संख्या पक्ष की बात करें तो संख्या पक्ष में हम कह सकते हैं कि भाई किस काल में किस समय कितनी संख्या में जो है प्रवास हुआ। मध्यकाल में प्रवास की दर अलग थी, प्राचीन काल में प्रवास की दर इसके कारण अलग थे, वर्तमान में प्रवास की दर इसके कारण अलग है। संख्या के आधार पर किसी भी देश में आने वाले, किसी भी देश से जाने वाले व्यक्ति या उत्प्रवासी, वह किसी देश में आगमन करने वाले व्यक्ति या उनके समूह अर्थात आप्रवासी की संख्याओं का अध्ययन करके ये ज्ञात किया जाता है कि किसी भी देश से लोग उस देश को छोड़कर कितनी संख्या में बाहर गए
और बाहर से कितने लोग जो है उस देश में आकर बस गए। जैसे मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल में जो है यूरोप से कई प्रवासी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में आकर बस गए थे, अर्थात सर्वाधिक अप्रवासी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। प्रश्न सीधा सीधा बनता है कि भाई विश्व में सर्वाधिक जो है अप्रवासी किस देश में है? तो विश्व में सर्वाधिक अप्रवासी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। बात करें पांचवा व अंतिम पक्ष तो हुआ है स्थिरता पक्ष। स्थिरता की बात करें तो प्रवास में कितने लोग जो है अपना क्षेत्र अपना देश छोड़कर जो है किसी भी स्थान पर जाकर वहां पर बस गए या वहां जाकर जो है स्थायी रूप से जो है वहां पर स्थापित हो गए। प्रत्येक देश से हर वर्ष कई नागरिक जो है अन्य देशों में बेहतर रोजगार की तलाश में चले जाते हैं। वहां पर जब उनका काम धंधा अच्छा सेट हो जाता है तो वहीं पर जाकर स्थापित हो जाते हैं, तो वहीं पर जाकर स्थिर हो जाते हैं। आगे बात करें हम प्रवास के प्रकारों की, तो प्रवास के प्रकारों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। प्रवास को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। प्रवास के प्रकार, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास और दूसरा होता है अंतर्देशीय प्रवास। देखिए हमने जो पहले पढ़ा तो उसके अंतर्गत जो था वो प्रवास के दो भेद थे और ये प्रवास के दो प्रकार हैं। एग्जाम में प्रश्न आता है काफी बार, लेकिन विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है कि भाई आंसर क्या लिखे। ये प्रवास के प्रकार हैं और वो जो है प्रवास के भेद थे। प्रवास के भेद की आधार तो प्रवास जो है एक होता है उत्प्रवास और एक होता है अप्रवास। जबकि प्रवास के प्रकार जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास और अंतर्देशीय प्रवास। हमने इसके बारे में पहले अध्ययन किया है, लेकिन तो भी एक बार हम वापस इसको देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का तात्पर्य हम यूं कहें कि किसी एक देश से दूसरे देश या एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप की ओर स्थानांतरण हो जाना अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। एग्जाम्पल में हमने पढ़ा था कि यूरोप मध्यकाल में यूरोप से अधिकांश प्रवासी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में आकर स्थापित हो गए। जबकि अंतर्देशीय प्रवास की बात करें, अंतर्देशीय प्रवास का तात्पर्य जो होता है एक ही देश के भीतर, अर्थात भारत है तो भारत में अनेक राज्य हैं, कई राज्य हैं, उनमें भारत में एक व्यक्ति किसी भी राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरण कर सकता है, वो होता है अंतर्देशीय प्रवास। इस प्रकार प्रश्न बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवास और अंतर्देशीय प्रवास में अंतर बताइए। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास सिंपल सा, एक देश से दूसरे देश या एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में लोगों का उद्गम स्थान छोड़कर अन्य स्थान पर चले जाना अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाएगा। अंतर्देशीय प्रवास का तात्पर्य होता है एक देश की भीतरी सीमाओं के अंतर्गत
किसी भी देश की भीतरी सीमाओं में होने वाला प्रवास अंतर्देशीय प्रवास कहलाता है। अंतर्देशीय प्रवास कहलाता है। अर्थात यदि हम बात करें तो राजस्थान से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, इन भागों में चले जाना या इन भागों से किसी अन्य क्षेत्र में आ जाना जो है अंतर्देशीय प्रवास कहलाता है। अब यदि हम बात करें आगे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के अंतर्गत, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के में विश्व के कई भागों में जो है प्रवास हुआ, लेकिन सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवास जो है यूरोप महाद्वीप में हुआ, या हम कहे यूरोप में प्रवास। अब सर्वाधिक प्रवास यूरोप से हुआ है, तो कोई तो कारण रहा होगा कि बड़ी मात्रा में लोग जो है यूरोप छोड़कर अन्य क्षेत्र क्यों चले गए। जाने का कोई ना कोई तो कारण होगा। प्रश्न बनता है कि यूरोप में प्रवास के क्या कारण थे, या यूरोप से प्रवास के कोई दो कारणों को बताइए। तो यूरोप से प्रवास होने का प्रमुख कारण था एक संसाधनों की कमी, दूसरा तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या, तीसरा उपनिवेशवाद की बढ़ती मांग। 16वीं शताब्दी में यूरोप में जो है जनसंख्या तीव्र गति से वृद्धि हुई। तीव्र गति से वृद्धि होने के कारण यूरोपीय संसाधनों पर इस जनसंख्या का दबाव बढ़ने लगा और वहां के संसाधन इस बढ़ती हुई जनसंख्या की पूर्ति नहीं कर पाए, जिन कारणों से लोग जो है यूरोप को छोड़कर अन्य देशों या महाद्वीपों की ओर आकर्षित हुए अपना व्यापार वाणिज्य बढ़ाने के लिए, साथ ही जो है नए नए उपनिवेशों की तलाश करने के उद्देश्य से ये अन्य क्षेत्रों की ओर आवागमन करने लगे, जिसके अंतर्गत यूरोप से ये लोग विश्व के दो क्षेत्रों में ये सर्वाधिक मात्रा में पहुंचे। पहला था उष्णकटिबंध तथा दूसरा क्षेत्र था शीतोष्ण कटिबंध, या हम कहें शीत कटिबंध। यूरोपीय लोग जो है ठंडे माहौल में रहने के आदी थे, इसलिए इन्होंने अपना व्यापार तो जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्थापित किया, क्योंकि उष्णकटिबंध इन लोगों के रहने के लिए उचित जगह नहीं थी। ये इतनी ज्यादा गर्मी को सहन नहीं कर सकते थे, इसलिए इन्होंने अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का प्रयोग किया और उन वस्तुओं मसालों का उत्पादन प्रारंभ किया जो शीत प्रदेशों में काम में आते हैं। जबकि इन्होंने अपना निवास जो है शीतोष्ण कटिबंध के क्षेत्रों में अपना निवास स्थापित किया, जिसका प्रमुख कारण था कि ये क्षेत्र यूरोप की दशाओं के जैसे थे, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में अलास्का,
उत्तरी अमेरिका में अलास्का, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे प्रांतों में जाकर बसे। बात करें हम अफ्रीका महाद्वीप की, तो अफ्रीका में ये दक्षिणी अमेरिका में जाके बसे। बात करें आगे तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में इन्होंने जो है अपने रहने योग्य निवास बनाए, जबकि ब्राजील, चिली, उरुग्वे, युगांडा, भारत, पाकिस्तान, म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश ऐसे भागों में इन्होंने जो है अपने व्यापारिक संबंध स्थापित किए, अपना व्यापार बढ़ाया। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यूरोपीय लोग जो है ऐसे करके धीरे धीरे विश्व के अधिकांश क्षेत्रों में ये लोग फैल गए। तो एक बार हम वापस देखते हैं कि यूरोप में प्रवास के क्या कारण थे। यूरोप में प्रवास होने का प्रमुख कारण यहाँ पर संसाधनों की कमी या उस पर बढ़ता हुआ दबाव, तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या तथा उपनिवेशवाद की बढ़ती मांग के कारण यूरोपीय लोगों का जो है सर्वाधिक प्रवास अन्य क्षेत्रों में हुआ। तो मध्यकाल में सर्वाधिक प्रवास जो है यूरोपीय महाद्वीप से अन्य महाद्वीपों को हुआ। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।